हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं जियोग्राफी की पहली क्लास, जो कि होने वाला है भारत की स्थिति के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये कितना है? 2.4% है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, मतलब कि 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो 16.7% जो है वो भारत में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? जो इंडिया है वो नॉर्थ से साउथ तक कितना लंबा है? तो ये है 3,214 किलोमीटर। तो आप इसे याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये 2,933 किलोमीटर है। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थल सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब कि जो तट रेखा है जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर, जिसे हम 6100 किलोमीटर भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, स्थल सीमा जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है और इसकी लंबाई तो 15,200 किलोमीटर, और भारत की तट रेखा जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है तो वो है 6,100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जितने भी द्वीप हैं भारत में उन सभी को ऐड कर लिया जाए तब तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 7,516.5 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे कि सिर्फ तटरेखा की लंबाई पूछे जिसमें द्वीप शामिल ना हो तो 6,100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित जिसमें सभी द्वीप को ऐड कर लिया जाए तब जो कोस्ट लाइन पूछा जाए तो उसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 7,516.5 किलोमीटर। अगला है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का ध्रुव जो दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। अगला है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो आप इसे याद रखेंगे कि 9 राज्य हैं। तो आपने याद रखा कि भारत में कितने राज्य जो हैं वो समुद्र तट रेखा के आसपास हैं। तो 9 स्टेट हैं, 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट रेखा के आसपास हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आप इसे याद रखेंगे, गुजरात की है। तो आपने याद रखा कि भारत की तट रेखा जो है वो किस राज्य की सबसे ज़्यादा लंबी है? तो गुजरात स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, और गुजरात के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश की है, और आंध्र प्रदेश के बाद जो है वो तमिलनाडु की है। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, टॉप 3 राज्य जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। सबसे पहले नंबर पे गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। तो G80 आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा है G80 की, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है भारत की किस राज्य की तटरेखा जो कोस्ट लाइन है वो सबसे छोटी है? तो गोवा की है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे छोटी तटरेखा है? तटरेखा मतलब कोस्ट लाइन, तो ये गोवा हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी ये एक अक्षांश रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऐसी कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा, जो भारत के बीच से मतलब भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप केमोरीन है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का तो जो दक्षिणी नोक है सबसे दक्षिण में कौन सी जगह स्थित है? तो केप केमोरीन नामक एक जगह है जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है।
इसी तरह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। तो आप याद रखेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, मतलब कि सबसे साउथ में कौन सी जगह स्थित है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जो सबसे नॉर्थ में स्थित है, वो है इंदिरा कॉल। तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे। अगला है, भारत का दक्षिणम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट जो है वो सबसे कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की मुख्य भूमि में रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल जो है वो अलग करता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल जो है वो अलग करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आदम का पुल, जिसे हम लोग एडम ब्रिज भी कहते हैं, वो किन देशों के मध्य स्थित है? तो आप इसे याद रखेंगे, आदम का पुल या फिर जिसे हम लोग एडम ब्रिज कहते हैं, वो भारत एवं श्रीलंका के बीच मौजूद है। अगला है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एडम ब्रिज जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है, और डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द्वीप एक द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? जो द्वीप है, एक द्वीप है, ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है, मतलब कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये मन्नार की खाड़ी मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि श्रीलंका और भारत के मध्य जो है वो मन्नार की खाड़ी मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार, तो ये सबसे प्राचीनतम है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है, सबसे ज़्यादा पुराना है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारत का जो पूर्वी समुद्र तट वाला जो भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो समुद्री तट का उत्तरी भाग है ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि समुद्र तट का उत्तरी भाग जो है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री तट का जो दक्षिणी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उत्तरी भाग जो है वो कोंकण के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी भाग जो है वो मालाबार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो भारत उपमहाद्वीप है ये किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का ये भाग है। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपने याद रखा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो 68 डिग्री और 7 मिनट जो है वो पूर्व गुजरात में स्थित है। तो आपने याद रखा कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। अगला है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी हमारी? तो ये कावेरी नदी हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि शिव समुद्रम जो है वो एक द्वीप है, और इसे किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो कावेरी नदी के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितने समुद्री झील की दूर तक है? तो आप इसे याद रखेंगे कि 12 समुद्री मील। तो आपने याद रखा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितने समुद्री झील तक की दूरी पर मौजूद है? तो 12 समुद्री मील तक ये मौजूद होती है। जैसे हम लोग दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, इसलिए समुद्र वाली जो दूरी है वो मील में नापा जाता है। तो ये 12 समुद्री मील के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारत का जो समुद्री जल सीमा है वो समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूर तक ही भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो लगी रहती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में ये स्थित है। अगला है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो ये इनके बीच का जो नाम है वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है।
तो आपने याद रखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ का नाम जो है वो रखा गया है। अगला है भारत तथा चीन के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है, तो वो मैकमोहन रेखा है। फिर अगला है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो डूरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद रखें कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन है। फिर भारत तथा चीन के बीच जो सीमा आती है उसका नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा आती है उसका नाम रखा गया है डूरंट रेखा। अगला है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो कौन सा देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो है स्थलीय सीमा भारत का लगा हुआ है। अगला है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ में जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है, तो ये है राजस्थान में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला है भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो ये है 82 डिग्री और 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का जो मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये आधारित है। अगला है भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो 11% है। इसी तरह भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो ये 43% है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को भी याद रखें कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो 11 है। और इसी तरह भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो 43% है, 43%। अगला देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसके नाम में रेड क्लिफ का नाम आता है। तो आप याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसी तरह भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था वो मैकमोहन जो है उन्होंने किया था, इसलिए उनके नाम पे ये मैकमोहन रेखा जो है वो जाना जाता है। और इसी तरह भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया था वो डूरंट ने किया था, इसलिए इस रेखा को डूरंट रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगभग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा स्थलीय सीमा जो है वो साझा करता है। तो ये कितना किलोमीटर है, तो ये 4096 किलोमीटर जो है वो इसकी सीमा है, मतलब कि लंबाई है। अगला है चीन जो कि है 3917 किलोमीटर। फिर उसके बाद है पाकिस्तान 3310 किलोमीटर। फिर है नेपाल 1752 किलोमीटर। फिर है म्यांमार 1458 किलोमीटर। फिर है भूटान 587 किलोमीटर और सबसे छोटा है अफगानिस्तान जो कि है 80 किलोमीटर। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो आप ऊपर के 3 अच्छे से याद रखेंगे कि बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है किलोमीटर में, तो 4096 है। फिर चीन का याद रखेंगे 3917 किलोमीटर है। फिर पाकिस्तान का याद रखेंगे कि 3310 किलोमीटर है। ये 3 याद रखने के बाद आप अफगानिस्तान का याद रखेंगे जो कि सबसे लास्ट में है और सबसे छोटा है, तो ये 80 हो जाएगा। तो 80 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा है वो भारत अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। और टॉप 3 आपको याद होना चाहिए। और जो है एक सबसे छोटा जो स्थलीय सीमा है भारत किसके साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जिसकी किलोमीटर में जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं।
तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 4096 किलोमीटर के साथ जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत के बीच एक प्रभावी सीमा है। तो LAC जो है वो एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो भारत और चीन के बीच है। तो ऑप्शन नंबर सी चीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो कि भारत और चीन के बीच में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंजाब को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि जो भारत है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपने इसे याद रखा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश की 1 डिग्री के भीतर है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी शहर एवरेस्ट पर्वत। तो आपने इसे याद रखा कि किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है, तो एवरेस्ट पर्वत का जो है वो भीतर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका क्या नाम है? तो गौरमोता नाम है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गौरमोता। तो आपने इसे याद रखा। नीचे आप देख भी सकते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल तथा सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इससे पहले पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था, जबकि मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु केप केमोरिन जो कि है कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब सबसे उत्तरी वाला जो भाग है वो इंदिरा कॉल और सबसे भारत का दक्षिणी वाला जो भाग है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो ऑप्शन नंबर डी गौरमोता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का जो सुदूर पूर्वी बिंदु है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किबिथू। तो आपने ये चारों पॉइंट को है अच्छे से याद कर लिया कि पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथू के नाम से जानी जाती है। ये चारों पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि नॉर्थ वाला जो पॉइंट है, उत्तरी वाला जो पॉइंट है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है और दक्षिण वाला पॉइंट जो है भारत का वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा जो कि पूछा गया था कि पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन है, तो गौरमोता के नाम से जाना जाता है। और इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो किबिथू के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? तो ऑप्शन नंबर सी नंदेड़ हो जाएगा ये इसका राइट आंसर है। तो आपने याद रखा कि निम्न में से ऐसा कौन सा शहर है जो भारत के मुख्य भूभाग की सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे ज़्यादा दूर है, तो ये नंदेड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो यहीं पे जो है सूर्योदय सबसे पहले देखा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले देखा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों या फिर सिस्मिक जोन डैश में विभाजित किया गया है? तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो नीचे लिखा हुआ है, भूकंपीय से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी अतीत में आए भूकंप पर तथा इसे प्लेट विवर्तनीय व्यवस्था के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय जोनों में जो है वो विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों या फिर सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? तो इसे ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आप इसे याद रखेंगे कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्गीकृत किया गया है BIS भूकंप खतरे के नक्शे और कोड प्रकाशित करने के लिए। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पन्न ऊर्जा को मापने के लिए रेक्टर पैमाने का यूज़ किया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 4 जोन में विभाजित किया गया है। अगला है,
भारतीय मानक समय डैश अंश या फिर डिग्री देशांतर के अनुरूप है। तो ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री के अंश पूर्व पर ये जो है मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप स्थित है, जो कि है 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के लगभग है, जो प्रयागराज के जो नैनी या फिर मिर्ज़ापुर के बीच से होकर गुजरता है, और यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट जो है वो आगे होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर के लगभग जो है प्रयागराज या फिर नैनी मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है, और ये ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 3.28 लाख किलोमीटर है, 3.28 लाख किलोमीटर है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन हमारा, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत का जो है वो स्थान क्या है। तो वो 7वां स्थान है। तो आप इसे याद रखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो भारत है वो कौन से स्थान पे आता है, तो 7वें नंबर पे आता है। तो इस हिसाब से भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत डैश के उत्तर में स्थित है। तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की गणना जो है वो डैश के घंटा घर या फिर क्लॉक टावर से किया जाता है। तो कहाँ से, तो ये ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ापुर से किया जाता है, और ये मिर्ज़ापुर जो है वो प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के आसपास ही एक शहर मौजूद है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, और वहीं से ये चीज़ जो है वो मापी जाती है, जिसे आप नीचे देख सकते हैं कि भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में मिर्ज़ापुर के निकट से होके गुजरता है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, और जो भारतीय मानक समय समयोत्तर है वो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होके गुजरता है। तो आपने याद रखा कि भारतीय मानक समय की गणना जो है वो मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको ज्योग्राफी में पहली क्लास थी हमारी, इसमें हमने आपको बताया कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, कि भारत जो है वो अपनी स्थिति कहाँ पे रखता है पूरे वर्ल्ड में। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो को लेके आते रहते हैं, और बाकी सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारी वीडियोज़ का लिंक दिया है। जो आपको अच्छी लगे वीडियो वो आप उसे देख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।